पैर की मोच। आयशा के पैर में बहुत दर्द था। कार्तिक उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है और उसे आराम से अपने बेड पर लेटा देता है। फिर वो अनिल को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से डॉक्टर नीरव को यहाँ लेकर आओ। तब तक वो जल्दी से नीचे जाता है और आइस पैक लेकर आता है और आयशा के पैर की तरफ बढ़ता है। मैं लगा लूंगी, आप रहने दीजिए। आयशा धीरे से कहती हैं, मैं लगा रहा हूँ न, तुम चुपचाप लेटी रहो। एक तो देखकर भी नहीं चल सकती। कार्तिक को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा देखकर बेचारी आयशा कुछ बोल ही नहीं पाती। वो लगभग आंखों में आंसू लाकर बोलती है, एक तो मेरे पैरों में इतना दर्द है और आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। ये बोलते हुए वो किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रही थी। कार्तिक उसके मखमली पैरों पर आइस पैक लगाते हुए उसे बहुत प्यार से देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो प्यार से उसके गालों पर किस कर दे। उसका पैर पूरा लाल हो चुका था। कार्तिक कहता है, बस अभी डॉक्टर आ जाएंगे। वो प्यार से उसके पैर को सहला रहा था जिससे उसे थोड़ा आराम हो जाए। तभी वहां अनिल, डॉक्टर नीरव को लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर नीरव कार्तिक के पर्सनल डॉक्टर हैं, जो उसी के हॉस्पिटल में जॉब भी करते हैं। वो जैसे ही आयशा चेक करने के लिए छूते हैं, कार्तिक अपनी नसें कस लेता है। उसे किसी का भी कृतिका को छूना अच्छा नहीं लग रहा था, पर आज उसकी मजबूरी थी। कृतिका को बहुत तेज दर्द था। कार्तिक कृतिका का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। कार्तिक कहता है, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैं हूं न। आयशा कार्तिक की आंखों में देखने लगती है। उसे एहसास होता है कि कार्तिक को उसकी कितनी फिक्र हो रही है। वो उसकी गहरी काली आंखों में खो सी जाती है। तभी डॉक्टर कहता है, इन्हें मोच आई है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। ये कुछ मेडिसिन है जो इन्हें खाने के बाद लेनी है। कल तक ये ठीक हो जाएंगी, पर ध्यान रहे इन्हें अभी अपने पैरों पर ज्यादा जोर नहीं देना है। ओक कार्तिक कहता है। कार्तिक अपना और आयशा का खाना ऊपर रूम में ही बुलावा लेता है। वो कहता है, आज हम यहीं रुक जाते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। फिर वो उसे दवा देता है और उसके पैर की सिकाई करने लगता है। आयशा कार्तिक को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो उसकी छोटी सी चोट पर भी कितना केयर कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आज सालों बाद किसी ने उसकी परवाह की थी। कार्तिक, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम आराम करो। आयशा जल्दी से किसी को कॉल करती है। वो कुछ देर बात करती है, फिर गुड नाइट कहकर फोन रख देती है। तभी कार्तिक हाथ में हल्दी वाला दूध का ग्लास लिए आता है। चलो अब इसे जल्दी से पी लो। आयशा अजीब सा मुंह बनाते हुए, नहीं, ये नहीं। कार्तिक उसके नजदीक आता है, ये तो तुम्हें पीना पड़ेगा। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। वो थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम खुद पीती हो या मैं पिलाऊं? आयशा कार्तिक को अपने इतने नजदीक देखकर डर जाती हैं और पूरा ग्लास खत्म कर देती है। वो खुद से ही बड़बड़ाती है, ये क्या इंसान है, मेरी तो समझ से ही पर है। कभी तो इतना शांत और केयरिंग और कभी एकदम गुस्से वाला, खड़ूस कहीं का। वैसे कार्तिक थोड़ा शॉर्ट टेम्पर नेचर का ही था, पर वो कृतिका के ऊपर गुस्सा करके उसे डराना नहीं चाहता था। फिर भी इतना कंट्रोल करने के बाद भी वो गुस्सा कर ही देता था। आयशा के यूं दूध पीते ही कार्तिक मुस्कुराने लगता है। गुड नाइट, आयशा कहती है। सुबह आयशा की आंख खुलती है। वो प्यार से कार्तिक को दिखती हैं, जो बाजू से ही तकिए की दीवार से उसके पास सो रहा था। वो रात में उसी कमरे में रुक गया था, क्योंकि आयशा को डॉक्टर ने अपने पैर पर जोर देने से मना किया था।
और आयशा को किसी भी चीज की जरूरत हुई तो वो मुंह खोलकर किसी बच्चे की तरह सो रहा था। आयशा खुद से कहती है, यार ये सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है, कितना मासूम, और जागते हुए तो चलता फिरता बम, कोई नहीं बता सकता कब फट पड़े। फिर वो अपने आप को ही थपकी देती है और बेड से उठने लगती है। वो जैसे ही उठती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे कार्तिक की बाहों में गिर जाती है। कार्तिक भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और सो जाता है। दरअसल वो सो नहीं रहा था, बस सोने का नाटक कर रहा था। और जब आयशा खुद ही उसकी बाहों में आ गिरी थी तो वो ऐसा मौका जाने भी कैसे दे सकता था। वो जोर से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपना चेहरा आयशा के तरफ कर लेता है। उसके होंठ लगभग आयशा के गालों को छू रहे थे और आयशा तो मानो कार्तिक के ऐसा करने से जम सी गई थी। उसे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। सर उठिए सर, आयशा कसमसाते हुए कहती है। अभी और सोने दो, कार्तिक सोने का नाटक करते हुए कहता है। प्लीज सर, बताती हूँ। रुको। आयशा कार्तिक को जोर से चिमटी काटती है। आउच! ओह, तुम यहाँ मेरी बाहों में, कार्तिक कहता है। वो मैं गलती से गिर गई थी, पर आप तो मुझे, आयशा कहते हुए चुप हो जाती है। क्या? मैं आपको क्या? कार्तिक अपनी आंखें छोटी करके पूछता है। कुछ नहीं, मुझे जल्दी से रेडी होकर होटल जाना है। कृतिका बस इतना कहकर फ्रेश होने चली जाती है। कार्तिक शरारती हंसी हंसते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे मोड़कर कहता है, ऐसा दिन बहुत जल्दी आएगा जब हर सुबह तुम मेरी बाहों में खुद होगी और मैं तुम्हें तब इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। आई लव यू मेरी जान। आयशा और बच्चा। कार्तिक शरारती हंसी हंसते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे मोड़कर कहता है, ऐसा दिन बहुत जल्दी आएगा जब हर सुबह तुम मेरी बाहों में खुद होगी और मैं तुम्हें तब इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। आई लव यू मेरी जान। आयशा रेडी होकर बाहर आती है। वो रूम में बने टेरेस गार्डन में चली जाती हैं और वहां से खूबसूरत वादियों का नजारा देखने लगती है। ये नजारा उसे अंदर तक सुकून पहुंचा रहा था। तभी वहां कार्तिक भी रेडी होकर आ जाता है और आयशा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो बस अपनी कृतिका को ही निहारे जा रहा था। वहां तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से कृतिका के बाल उसके चेहरे पर लगातार आ रहे थे, जिन्हें वो अपनी पतली और लंबी उंगलियों से बार बार पीछे कर रही थी। आयशा पीछे मुड़ती है और अचानक से कार्तिक को अपने पीछे खड़ा देख वो हड़बड़ा जाती है। कार्तिक उसके नजदीक आकर उसकी बाल की एक लट को पीछे करते हुए कहता है, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आयशा जल्दी से पीछे हटते हुए कहती है, ओक। आयशा जैसे ही नीचे जाने के लिए आगे बढ़ती है, वहां रखे टेबल पर उसका पैर फंस जाता है और वो गिरने को ही होती है कि आज फिर एक बार कार्तिक उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है। वहीं आयशा, जिसने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो धीरे से बोलती है, यार, ये आजकल हो क्या रहा है? जब देखो मैं बस गिरते पड़ते ही रह रही हूँ। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसकी कमर को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। वो अपनी सुंदर सी आंखें खोलती हैं और खुद को कार्तिक की बाहों में पाती है, जो कि बस प्यार से उसे ही देखे जा रहा था। आयशा भी बिना पलके झपकाए उसकी गहरी आंखों में खो सी जाती है। तभी कार्तिक उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, तुम ठीक हो कृतिका? हम तो चले, या फिर यहीं इसी तरह मेरी बाहों में रहने का इरादा है? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्तिक एक शरारती अंदाज में कृतिका को देखते हुए कहता है। कृतिका उसके ऐसा कहने से झेप सी जाती है। वो मैं, वो हम, चलिए
वो मन ही मन सोचती है, ये इंसान जब भी मेरे करीब आता है, मेरी दिल की धड़कनें क्यों बढ़ जाती है। कहीं ये किसी दिन मुझे हार्ट अटैक ही न दे दे। ये पूरा के पूरा नज़ारा रूम के बाहर खड़ा अनिल अपनी आंखों से देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने अभी अभी देखा वो सच है। उसके बॉस भी किसी लड़की से फ्लर्ट कर सकते हैं। वो मन ही मन कहता है, बॉस कहीं स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार तो नहीं हो गए हैं। ये कौन है जो आयशा मेम के सामने संत जैसा बिहेव करता है और बाकी सब के लिए किसी यमराज से कम नहीं। उन दोनों को बाहर आता देख अनिल भी जल्दी से नीचे चला जाता है। वो अपने बॉस के मूड को खराब नहीं करना चाहता था, वरना इस खराब मूड का हर्जाना भी उसे ही भुगतना पड़ता। वो दोनों नीचे आकर नाश्ता करते हैं। तभी नाश्ते की टेबल पर कार्तिक अपनी गहरी आंखें कृतिका के ऊपर डालते हुए, तुम कौन सी होटल में ठहरी हो? कृतिका, होटल रावेरा, ओक। कार्तिक नाश्ते की एक बाइट मुंह में डालते हुए कहता है, वो मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, मुझे थोड़ा पर्सनल काम है। आयशा कहती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? कार्तिक चिंता करते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो मैंने कहा ना मुझे कुछ काम है बस, आयशा हकलाते हुए बोली। कार्तिक कहता है, ओक मैं तुम्हें होटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। आयशा कहती है, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं टैक्सी बुक कर लूंगी। ये इलाका शहर से थोड़ा दूर है, यहाँ आसानी से टैक्सी नहीं मिलेगी, इसलिए I'll ड्रॉप यू। ओक, आयशा बोलती हैं। फिर कार्तिक और आयशा उसकी कार में वहां से निकल जाते हैं। दोनों ही कार में खामोश बैठे थे और अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। कुछ देर में आयशा और कार्तिक होटल पहुंच जाते हैं। ओक सर बाय, मैं आपसे कल ऑफिस में मिलती हूँ। तभी कार्तिक कहता है, रुको। आयशा, जिसका चेहरा गेट की तरफ था, वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही मन में बोलती है, अब क्या हुआ इन्हें? वो कार्तिक की तरफ मुड़ती है। जी सर। कार्तिक उसे नजर भर प्यार से देखता है, जैसे यकीन कर लेना चाहता हो कि कृतिका उसे छोड़कर कहीं फिर से गायब तो नहीं हो जाएगी। आयशा, सर कुछ काम है आपको? कार्तिक मुस्कुराते हुए, नहीं अब जाओ। कृतिका जल्दी से होटल के अंदर चली जाती है। कार्तिक आयशा के अंदर जाने के बाद कुछ सोचता है, फिर वो भी होटल के अंदर चला जाता है। कार्तिक सीधे ही होटल के ऑफिस में चला जाता है। यहाँ का पूरा स्टाफ कार्तिक को अच्छे से पहचानता था, क्योंकि ये होटल उसके बेस्ट फ्रेंड निशांत का ही था। सर, आप यहाँ? होटल का मैनेजर कार्तिक को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं अभी निशांत सर को इन्फॉर्म करता हूँ। कार्तिक, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर उससे मिल लूंगा। कार्तिक ऑफिस का डोर ओपन ही करने वाला होता है कि सामने से अचानक निशांत ही डोर ओपन कर देता है। कार्तिक, यार तू यहाँ, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। वो दोनों दोस्त मुस्कुरा कर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। निशांत कार्तिक की मुंहबोली बुआ का बेटा है और उसके बचपन का हमउम्र दोस्त है, जिससे वो अपनी दिल की हर बात शेयर करता। निशांत जो उसके लिए उसके सगे भाई से कम नहीं है। निशांत की फैमिली लंदन में रहती है और वो यहाँ कई 5 स्टार चेन होटल का मालिक था और वो कार्तिक के साथ उन्हीं के मेंशन में ही रहता था। वो दोनों ऑफिस में ही बैठे कर बातें करते हैं। निशांत, तू बहुत दिन से घर नहीं आया। दादी जी के सब्र का बांध टूटे उससे पहले उनसे आकर मिल ले। कार्तिक अपनी कोल्ड वॉइस में, मैं जल्दी ही आकर उनसे मिल लूंगा, तू टेंशन मत ले। फिर कार्तिक और नीतेश बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं। कार्तिक, चल अब मैं चलता हूँ, शाम को घर पर ही मिलते हैं। वो दोनों बात करते हुए बाहर ही आ रहे थे कि कार्तिक
आयशा को किसी बच्चे के साथ वहां से बाहर जाते हुए देखता है। उसने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करके रखा था, जिससे उसे कोई पहचान नहीं पाए। पर भला कार्तिक अपनी कृतिका को कैसे नहीं पहचान पाता। माँ और बेटा। कार्तिक आयशा को किसी बच्चे के साथ वहां से बाहर जाते हुए देखता है। उसने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करके रखा था, जिससे उसे कोई पहचान नहीं पाए। पर भला कार्तिक अपनी कृतिका को कैसे नहीं पहचान पाता। तभी कार्तिक बिना एक पल गवाए अपने गार्ड्स को कॉल करता है। गार्ड्स, मिस आयशा का पीछा करो और पता करो कि वो कहाँ गई है। पर गार्ड्स कुछ समझ पाते। इससे पहले ही आयशा अपनी बुक की हुई टैक्सी में वहां से गायब हो चुकी थी, क्योंकि गार्ड्स तो आयशा को पहचान ही नहीं पाए थे। वो आखिर पीछा करते भी तो किसका। कार्तिक के गार्ड्स हमेशा उसके साथ ही रहते थे, पर कुछ दूरी पर, क्योंकि कार्तिक को ये पसंद नहीं था कि उसके पर्सनल स्पेस में किसी भी तरह की दखलंदाजी हो। वो गार्ड्स को अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था, पर उसके दादाजी के स्ट्रिक्टली ऑर्डर थे कि बिना गार्ड्स के कार्तिक कहीं नहीं जाएगा। और ऐसा होता भी क्यों नहीं। कार्तिक के ऊपर पहले ही 2 बार जानलेवा हमले भी हो चुके थे। टैक्सी मुंबई के ही एक पाश एरिया में लिबर्टी हाइट्स बिल्डिंग के नीचे जा कर रुकती है। कृतिका टैक्सी वाले को पैसे देकर वहां से सीधे उस बिल्डिंग के विंग के 8th फ्लोर पर जाती है और फ्लैट 801 के बाहर दरवाजे की डोरबेल बजाती है। उस फ्लोर पर 4 ही फ्लैट थे। दरवाजा खुलता है और तनुजा जैसे ही आयशा को देखती हैं, वो उसके गले लग जाती हैं। आयशा और तनुजा एक दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं। ये हैं तनुजा, आयशा की बेस्ट फ्रेंड और एकमात्र हमराज। तनुजा 25 साल की प्यारी सी बबली नेचर की लड़की है। उसके बारे में ये कह सकते हैं, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। दोनों हंसते हुए अंदर आ जाती हैं। उनकी आंखें भी नम हो जाती है। वो दोनों बहुत दिनों के बाद मिल रही थी और इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक भी रही थी। तनुजा उस प्यारे से बच्चे को देखकर गले लगा लेती है और उसे गोद में उठाकर कहती है, हाय आरव बेबी, आप कैसे हो। मैं एकदम ठीक हूँ मासी, आरव अपनी प्यारी सी तोतली आवाज में कहता है। आयशा, थैंक्स यार, तुमने इतने शॉर्ट नोटिस पर होटल जाकर आरव को संभाला। तू नहीं होती तो पता नहीं मैं कल क्या करती। मॉम, मैंने मासी के साथ कल रात को बहुत एंजॉय किया। लव यू मासी, लव यू टू मेरा बच्चा। तनुजा मुस्कुराते हुए आरव को किस कर लेती है। बट सॉरी बेबी, मासी का आज इंटरव्यू था न, इसलिए मासी आपके पास आज रुक नहीं पाए। सॉरी यार, आयशा कहती है। कोई नहीं यार, मैं तेरे निकलने के आधे घंटे बाद ही पहुंच गई थी। तनुजा झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तुम इंडिया आ रही हो, मुझे बता नहीं सकती थी। और तुम होटल में क्यों रुकी। अल्पविराम, मैं क्या मर गई थी। कृतिका कहती है, यार मैं तो बस 4 दिन का ही प्लान बनाकर आई थी, पर मुझे अपनी कंपनी के कारण यहीं रुकना पड़ रहा है। प्लीज यार, जब तक मैं अपना और आरव का रहने का इंतजाम नहीं कर लेती, क्या तब तक तू उसका ध्यान रखेगी। नहीं, नहीं रखूंगी। तनुजा गुस्से में मुंह फुलाकर बोलती हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। और मैडम, जब आप अपने काम से बाहर जाती थी न अस में, तब मैं ही इसका ध्यान रखती थी। भूल गई या अब ये भी मैं ही तुझे याद दिलाऊं। नहीं मेरी माँ, सॉरी। आयशा तनुजा को प्यार से मनाते हुए बोलती हैं। तभी तनुजा कहती हैं, तुझे अलग घर में क्यों रहना है। हम अमेरिका में भी तो साथ में ही रहते थे, न तो यहाँ भी साथ में ही रह लेंगे। क्या प्रॉब्लम है। आयशा बोलती हैं, अभी छोड़, ये सब बाद में डिसाइड करेंगे। वही दूसरी ओर कार्तिक अपने ऑफिस के केबिन में
ग्लास की बड़ी सी खिड़की से बाहर देखता हुआ कुछ सोच रहा था। उसके एक हाथ में कॉफी का मग था और दूसरे हाथ को उसने अपनी पैंट की पॉकेट में डाला हुआ था और धीरे धीरे अपने पतले और परफेक्ट होठों से कॉफी के सीप ले रहा था। वो बहुत सीरियस और गहरी सोच में था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। मे आई कम इन सर? बाहर से अनिल की आवाज आती है। यस, कार्तिक बस ये 2 शब्द ही बोलता है। अनिल केबिन में अंदर आ जाता है। वही कार्तिक अभी भी अपनी ग्लास विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, मुझे शाम 5 बजे तक मिस आयशा की पूरी डिटेल्स मेरे टेबल पर चाहिए। वो अमेरिका में कब से है, क्या करती हैं और इंडिया में वो अपनी होटल से निकलकर किससे मिलने गई। शाम 5 बजे तक। उससे 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कार्तिक धीरे धीरे अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है। अनिल तुरंत ही केबिन से बाहर आकर एक गहरी सांस लेता है और अपने माथे पर आए हुए पसीने को रुमाल से पोंछता है। फिर वो किसी को फोन लगाकर इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। वही आयशा और तनुजा उसके घर पर लंच करते हुए अपनी बातों में ही मगन थे। आरव भी अपना खाना खाकर सो चुका था। अब वो दोनों किचन क्लीन करते हुए किसी बात पर खिलखिला देती हैं। तभी आयशा थोड़ा सीरियस होकर, तनुजा तुझे याद है 3 साल पहले किसी अनजान शख्स ने मेरी मदद की थी। वो और कोई नहीं, मेरा बॉस कार्तिक सिंघानिया है। तनुजा चौंकते हुए, क्या वो तेरा बॉस है? आयशा, हाँ। तनुजा, उसने तुझे पहचाना तो नहीं? आयशा, ऐसा लगता तो नहीं है। ओक। तभी तनुजा कहती है, 1 मिनट, तूने क्या कहा? तेरा बॉस कौन है? कृतिका अपने चेहरे पर कैजुअल से एक्सप्रेशन लाते हुए कहती है, कार्तिक सिंघानिया। तनुजा कहती है, मतलब तू सिंघानिया ग्रुप में काम करती हैं? आयशा कहती है, हाँ, मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए यही आई हूँ। क्यों, क्या हुआ? तू ये सब ऐसे क्यों पूछ रही हैं? तनुजा खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, तुझे पता है, मैं जिस कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, वो और कोई नहीं, सिंघानिया ग्रुप ही है। और मेरी वहाँ जॉब भी लग गई है। मुझे कल से ही ज्वाइन करना है। वाह, कितना मजा आएगा। दोनों खुशी से उछलकर चिल्लाने लगती है। पर आरव, कृतिका परेशान होते हुए कहती हैं। तनुजा कहती है, तू फिक्र मत कर, मैंने गांव से आरती आंटी को बुला लिया है। तू तो जानती है उनको, वो हमारी गैर हाजिरी में अच्छे से आरव का ख्याल रखेंगी। कृतिका कहती है, यू आर द बेस्ट मेरी जान। तूने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। और अब तू मेरे साथ ऑफिस में भी होगी तो मेरा भी काम में मन लगेगा, वरना उस खडूस के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता। तनुजा पूछती है, खडूस कौन? खडूस? आयशा, अरे वही कार्तिक सिंघानिया, 1 नंबर का खडूस इंसान है। मिस्टर एरोगेंट। गुस्सा तो जैसे नाक पर बैठा रहता है। कब किस बात पर कैसा रिएक्शन देगा कोई नहीं बता सकता। तनुजा, अच्छा एक बात तो बता, हैंडसम है क्या? मैंने बस उसके बारे में सुना है, पर देखा नहीं। बताना। हैंडसम तो है। कृतिका मुस्कुराते हुए कहती है, यार पर वो जब भी सामने आता है मेरी तो हवा टाइट हो जाती है। भोलेनाथ ही जानते हैं मैं अपनी फीलिंग कैसे छुपाती हूँ। कृतिका अपनी धड़कन पर हाथ रखते हुए कहती हैं। तनुजा, ओहो, तो कार्तिक सिंघानिया के सामने आते ही मैडम की धड़कनें तेज हो जाती हैं। चलो, कोई तो ऐसा बंदा है जिसके सामने आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, वरना ये काम तो आप ही ने किया है अब तक। कृतिका, मतलब? तनुजा, अरे कॉलेज टाइम से ही तूने कितने लड़कों की धड़कनें बढ़ाई है। तनुजा आयशा को चिढ़ाते हुए कहती है, बेटा अब तेरी बारी, और जोर से हंसने लगती हैं। आयशा द मिस्ट्री गर्ल। आज आयशा बहुत खुश थी।
और हो भी क्यों ना बहुत दिनों के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिली और सब कुछ भूल कर जी भर हंसी मस्ती की। वही कार्तिक अपने केबिन में ही अपनी चेयर पर किसी राजा के तरह बैठा हुआ था। वो अपनी कलाई में बंधी महंगी और लिमिटेड एडिशन की घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, अब बस। तभी अनिल हाफते हुए, में आई कम इन सर। एक कड़क आवाज उसके कानों में पड़ती है। यस, कार्तिक गुस्से में। 5:01, तुम पूरे 1 मिनट लेट हो। तुम्हारी आज की 5% सैलरी कट। बेचारा अनिल कुछ बोल ही नहीं पाया। वो आगे बढ़ता है और कार्तिक को रिपोर्ट करता है, सर, मेम ने ये कंपनी 7 महीने पहले ही ज्वाइन की थी। उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर ये पोजीशन बहुत कम समय में ही हासिल कर ली। वो एक पॉज लेकर फिर से कहता है, वहाँ उनका कोई भी दोस्त नहीं था। हालांकि ऑफिस में सबसे उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। वो वहाँ किसी भी ऑफिस पार्टी में नहीं जाती थी। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही उनका रूटीन था। सर, आज तक उनका घर किसी ने भी नहीं देखा। और जो एड्रेस उन्होंने ऑफिस में अपने घर का दिया, वो भी गलत था। और यहाँ आज वो लिबर्टी हाइट्स बिल्डिंग के फ्लैट 801 में गई थी। पता चला है कि वहाँ तनुजा शर्मा नाम की लड़की रहती है। सर, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि तनुजा शर्मा ने हमारी ही कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया है। कार्तिक अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए ही मुस्कुराते हुए कहता है, हम इंटरेस्टिंग। अनिल फिर से कहता है, सर, एक चीज और हमें पता चली है। मिस आयशा ने अपनी पढ़ाई इटली से कंप्लीट की है, पर वहाँ की किसी भी यूनिवर्सिटी में उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अनिल, और क्या? कार्तिक पूछता है। सर, मेम शायद 3 साल पहले अमेरिका नहीं, बल्कि इटली ही गई थी, जबकि उनकी टिकट्स अमेरिका के ही थे। शायद इसलिए ही तब हम उनके बारे में कुछ पता नहीं कर पाए। ओक, अब तुम जा सकते हो। कार्तिक अपनी चेयर पर पीछे सर टांगते हुए कहता है, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई हो। माय मिस्ट्री गर्ल, और मुझे मिस्ट्री हमेशा से पसंद है। वो अपनी आंखों को थोड़ा छोटा करते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मिस मिस्ट्री, और आई एम श्योर कि तुम भी मुझसे ही प्यार करोगी। फिर तुम खुद मुझे अपने बारे में सारी सच्चाई बताओगी। वो मन में सोचता है, हालांकि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किससे और क्यों छुप रही हो। आयशा और तनुजा को बातें करते करते ही 7 बज गए थे। आयशा, चल अब मैं चलती हूँ। आरव बाबू, मम्मा आपसे मिलने जल्दी आएगी। तब तक आप मासी को परेशान नहीं करना। अच्छे बच्चे बनकर रहना। आप गुड बॉय हो ना? आरव अपनी भोली सी आवाज में, यस मम्मा, आई एम वेरी गुड बॉय। मैं मासी के साथ बहुत अच्छे से रहूंगा। उनको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। लव यू मेरा प्यारा बेटा। कृतिका प्यार से आरव के गाल पर किस कर देती हैं। लव यू टू मम्मा। आरव भी कृतिका को किस कर देता है। बाय, डोंट वरी अबाउट मी BBYE। आरव अपने छोटे छोटे हाथ हिलाते हुए कहता है। आरव बहुत ही समझदार था। उसने हमेशा से आयशा को सब अकेले ही मैनेज करते देखा था, इसलिए वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला और शांत बच्चा बन गया था। बिल्डिंग के बाहर रोड पर आयशा अपनी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। वो टैक्सी ड्राइवर को कॉल करती है, भैया आप अभी तक नहीं आए, जबकि आप में दिखा रहा है कि आप 5 मिनट पहले ही आने वाले थे। टैक्सी ड्राइवर बोलता है, मैम मेरी टैक्सी खराब हो गई है, आप दूसरी टैक्सी बुक कर लीजिए। आयशा, अरे यार, ओफो, अब मैं क्या करूं, यहाँ तो कोई दूसरी टैक्सी नजर भी नहीं आ रही।
तभी एक कार कृतिका के पास आकर रुकती है। कार का शीशा नीचे होता है। उसमें कार्तिक बैठा हुआ था। वो कार से बाहर आता है। मिस आयशा, आप यहाँ इस वक्त? कृतिका घबराई हुई सी कहती हैं, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। सर आप? कार्तिक, हाँ, मेरी यहाँ पास में ही एक मीटिंग थी। पर आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? कृतिका मर गई। मन में ही कहती है, वो मेरी यहाँ एक फ्रेंड रहती है, बस उसी से मिलने आई थी। मैं होटल ही जा रही थी कि मेरी टैक्सी खराब हो गई। कार्तिक, चलिए मैं आपको होटल तक छोड़ देता हूँ। आयशा, पर कार्तिक, देखिए यहाँ इतनी आसानी से आपको कोई और टैक्सी नहीं मिलेगी। और टैक्सी मिलती भी तो कैसे? क्योंकि कृतिका को टैक्सी किसी भी कीमत पर न मिले। इसका पूरा इंतजाम कार्तिक ने ही अनिल से बोलकर करवाया था। ये पूरा प्लान कार्तिक का ही था, नहीं तो अच्छा खासा बिजी रोड एकदम से खाली कैसे हो गया? और तो और दूर दूर तक किसी टैक्सी, कैब या ऑटो का नामो निशान तक नहीं था। कार्तिक मन में, आना तुम्हें मेरे साथ ही है, तुम चाहो या न चाहो। अब जब सुबह तुमने अचानक से गायब होकर मेरे दिल को जो दर्द दिया है, उसका इलाज भी तो तुम्हें ही करना पड़ेगा मेरी जान। कृतिका कुछ देर सोचती है। बोल तो ये सही रहे हैं और अब रात भी हो रही है। क्या करूं? तभी कार्तिक, आपको यहाँ रुकना है तो आप रुक सकती है, पर मुझे और भी बहुत से इम्पोर्टेंट काम है। अब आप आ रही है या मैं जाऊं? कृतिका हड़बड़ाते हुए। ... नहीं, नहीं, रुकिए, मैं आ रही हूँ। फिर कार्तिक एक डेविल स्माइल में मुस्कुराता है। आयशा कार्तिक की बाजू वाली सीट पर बैठ जाती हैं। कार्तिक कार ड्राइव करते हुए अपनी गहरी आवाज में, हाँ तो मिस आयशा, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? हिचकी और किस? आपकी फैमिली में कौन कौन है मिस आयशा? अब आगे? कृतिका जल्दी से बोल देती हैं। सर, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। उसने ये बोलने में एक पल की भी देरी नहीं की थी, जैसे कि वो इस सवाल के लिए पहले से तैयार ही बैठी थी। ओह सॉरी, कार्तिक कहता है। कार्तिक, और आपने अपनी पढ़ाई कैसे की? अब कृतिका को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। तभी उसका फोन बजता है। कृतिका राहत की सांस लेती हैं। सॉरी सर, मुझे ये कॉल लेना होगा। कार्तिक, हेलो, हाँ, वो मैं होटल पहुंचने वाली हूँ। नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, मैं तुझे होटल पहुंच के कॉल करती हूँ। तभी सामने से कॉल कट हो जाता है। फिर भी कृतिका ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे कॉल चालू है। ओक बाय, गुड नाइट। यहाँ कार्तिक समझ चुका था कि कृतिका नाटक कर रही है, क्योंकि उसने फोन स्क्रीन पर देख लिया था कि ये स्पैम कॉल था। उसके बाद कार्तिक इस बात को यही जाने देता है। वो समझ रहा था कि कृतिका उसे कुछ बताने वाली नहीं है। कृतिका, सर, ये मेरा होटल नहीं है, फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? कृतिका आंखों को सिकुड़ते हुए पूछती है। कार्तिक कोई जवाब नहीं देता और अपनी सीट से उतरकर कृतिका के साइड का गेट ओपन कर उसे बाहर निकलने का इशारा कर देता है। कार्तिक, मिस आयशा, अभी अभी अपने फोन पर कहा न कि आपने डिनर नहीं किया है, तो हम यहाँ डिनर करने आए हैं। कृतिका, पर मैं होटल में ही कुछ खा लेती। कार्तिक आयशा के नजदीक आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, आपको मेरे साथ डिनर करने में कोई प्रॉब्लम है? मिस आयशा, बेचारी आयशा न में सर हिला देती हैं। कार्तिक, तो फिर चले। वो आयशा का हाथ मजबूती से पकड़कर रेस्तरां में चला जाता है। ये रेस्तरां मुंबई का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में से एक था। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेस वर्ल्ड के नामचीन लोग ही आते थे। रिपोर्टर और मीडिया का यहाँ आना बेन था।
इसलिए कार्तिक अक्सर खाना खाने यही आया करता था। उसके नाम पर हमेशा एक प्राइवेट रूम बुक रहता था। वो आयशा को लेकर सीधे उसी रूम में जाता है और खाना ऑर्डर कर देता है, क्योंकि उसने कृतिका को पहले ही खाना खाते देखा था कि वो कितना थोड़ा सा ही खाती है। थोड़ी देर बाद पूरा टेबल लजीज डिशेज से सजा हुआ था। वेटर उन दोनों को खाना सर्व करके वहां से चला जाता है। मिस आयशा, आप कुछ खा क्यों नहीं रही है? आयशा, मेरा हो गया। कार्तिक एक नज़र प्लेट में डालता है। क्या सच में? क्योंकि कृतिका की प्लेट में से एक चम्मच भी कम नहीं हुआ था। नहीं, मैं बस खा ही रही हूँ। कृतिका कुछ बड़बड़ते हुए, यहाँ तो भूख ही मर गई है, ऊपर से ये खड़ूस, ऐसे सामने से घूरेंगे तो कोई कैसे ही खाएगा। कार्तिक और कृतिका अपना डिनर खत्म करते हैं। कार्तिक उन दोनों के लिए कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑर्डर कर देता है। ड्रिंक्स पीते पीते ही कार्तिक अपनी तिरछी नजरें आयशा पर डालते हुए कहता है, मिस आयशा, आप सिंघानिया ग्रुप हमेशा के लिए ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। कृतिका अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहती है, नहीं सर, मैं जहाँ और जिस कंपनी में हूँ खुश हूँ, मुझे आपको ज्वाइन नहीं करना। अब कार्तिक थोड़े गंभीर हो जाता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में, आपको मुझे ही ज्वाइन करना होगा। आयशा थोड़े गुस्से में, और आपको ऐसा क्यों लगता है? कार्तिक अपनी गहरी आवाज में, क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जिस चीज में मेरा फायदा होता है वो चीज मैं जरूर हासिल करके रहता हूँ। आयशा अपनी गुस्से भरी आवाज में, और इसमें आपका क्या फायदा? कार्तिक अपनी शरारती आंखों से आयशा को ऊपर से नीचे तक देखता है और शरारती अंदाज में ही कहता है, इसमें सिर्फ मेरा ही तो फायदा है। ये सुनकर आयशा दंग रह जाती है। वो वहां से उठकर जाने लगती हैं। तभी कार्तिक, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपकी बेस्ट फ्रेंड भी तो सिंघानिया ग्रुप ज्वाइन कर रही है। ये सुनकर आयशा वहीं रुक जाती हैं और उसे हिचकी आने लगती है। वो पीछे मुड़कर कार्तिक को घबराते हुए देखने लगती है और मन में सोचती है कि ये सब इन्हें कैसे पता चला। कार्तिक अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे आयशा के करीब आता है। वही आयशा अपने कदम पीछे लेती जाती है और दीवार से टिक जाती हैं। कार्तिक अपनी सेक्सी आवाज में आयशा के करीब आकर उसके कानों में धीरे से बोलता है, मुझे आपको किस करना है कृतिका? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कार्तिक को देखने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कार्तिक, मैंने कहा, मुझे आपको किस करना है। आयशा, ये आप क्या कह रहे हैं? सर, वो घबराते हुए कहती है। उसका चेहरा न चाहते हुए भी शर्म से लाल हो गया था। न जाने क्यों पर आयशा कार्तिक से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। कार्तिक एक शरारती मुस्कान के साथ उसके शर्म से लाल हुए चेहरे को प्यार से देखता है और कहता है, एक शॉकिंग न्यूज से आपको हिचकी आ गई और दूसरी शॉकिंग न्यूज से आपकी हिचकी चली गई। कार्तिक हंसते हुए कहता है, वो क्या है ना, बचपन मेरी दादी अक्सर मेरी हिचकी बंद करवाने के लिए ऐसा ही करती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूं। एंड सी इट्स वर्क, आपकी हिचकी भी बंद हो गई। आयशा अभी भी शौक ही थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाती, और रही बात किस की तो कार्तिक उसके नजदीक आता है, अपनी इंडेक्स फिंगर को आयशा के होंठ पर रखता है। कार्तिक जैसे ही उसके होंठों पर अपनी उंगली रखता है, आयशा अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। फिर कार्तिक वही उंगली को अपने होंठों पर रख लेता है। फिर उसके बेहद करीब आकर कहता है, अभी फिलहाल ऐसे ही, और मुस्कराकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ तो आयशा जम ही गई थी। उसके हाथ पाँव में रोंगटे आ गए थे। कार्तिक आगे जाकर आवाज देता है, अब चले।
आयशा अपने सेंस में नहीं थी, फिर भी वो चुपचाप उसके साथ जाने लगती है। तभी वहाँ सार्थक, क्या ये भाई है? और ये इतने प्यार से किस लड़की का हाथ पकड़े हुए है? क्या ये भाई की गर्लफ्रेंड है? पता करना पड़ेगा। सार्थक, ये है कार्तिक का छोटा भाई, जो इसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ डिनर करने आया था। कार्तिक आयशा को उसके होटल में ड्रॉप करता है। आयशा जल्दी से बिना पीछे मुड़े ही होटल के अंदर चली जाती है। कार्तिक भी उसे ऐसे ही जाते हुए देखता है और किसी को कॉल करता है, मिस आयशा पर नजर रखो। पर उन्हें इस बात की खबर भी नहीं होना चाहिए। कार्तिक आज फिर सिंघानिया मैंशन न जाकर अपने विला के लिए चला जाता है। उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। वो बार बार आयशा को याद करके मुस्कुरा रहा था। उसका विला शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके से थोड़ा दूर था। कार्तिक को अकेले ही रहना ज्यादा पसंद था। कार्तिक अपनी कार की चाबी अपने नौकर की तरफ उछाल देता है और अपने रूम की ओर चला जाता है। पीछे से रमेश अंकल आवाज देते हुए, कार्तिक बाबा खाना। कार्तिक, मैंने खा लिया है अंकल, वो खुश होते हुए कहता है। और उसे इतना खुश देखकर रमेश अंकल भी खुश हो जाते हैं।